हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ या जितने अन्य एग्ज़ाम हैं सभी के लिए संविधान की बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। यह आज हमारा दूसरा टेस्ट है संविधान से। इसके जितने भी उत्तर दिए गए हैं सब व्याख्यात्मक हल में हैं, तो जो इसका उत्तर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसको बहुत आराम से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, काफ़ी कुछ आपको इसमें से देखने को मिलेगा। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ध्यान रखना यहाँ पर तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से, 14 नवंबर 1948 से, 25 नवंबर 1948 से या 17 नवंबर 1949 से। तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा डी 17 नवंबर 1949 से। देखते हैं इसका उत्तर। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था, अर्थात 12 दिन तक यह वाचन चला था, तीसरा वाला। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लिखित संविधान का प्रारंभ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमेरिका से हुआ था। देखते हैं इसके बारे में भी। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यहाँ पर ध्यान देना है, ये पहला पूर्ण लिखित संविधान था और यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है, ये भी ध्यान रखना है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं बस। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 307। यह प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? ध्यान रखना ये चीज़, 9वीं अनुसूची को। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। इनके समय पे 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान रखना यहाँ पर, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, 6वीं अनुसूची या 7वीं अनुसूची। तो इसमें ऑप्शन 5 दे दिया गया है। एक बार और इसको ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ये ध्यान रखना, शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ये 5 ऑप्शन दे दिया गया है, इसमें से सही बताना है कौन कौन से सही हैं। 1 और 2, 3, 4 और 5, 1, 2 और 5 या 1, 2, 3, 4, 5 सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शिक्षा के लिए सभी इसमें प्रावधान अपना प्रभाव डालते हैं, पांचों इसका सही हो जाएगा। नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) तथा 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लौकिक सार्वभौमिकता प्रारंभ होती है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से या हम भारत के लोग शब्दों से। तो जो हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग, यहाँ से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है
और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ये ध्यान रखना है यहाँ पर। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता या स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघ का लक्षण नहीं माना जाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एकहरी नागरिकता ये संघीय लक्षण नहीं है। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद है। ध्यान रखना यहाँ पर, एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण में क्या क्या है ये बताया गया है। कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्ति का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि, ये सब चीज़ें संघात्मक लक्षण के उदाहरण हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी यहाँ दिया गया है, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, या ऑप्शन सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, या ऑप्शन डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। कौन सा लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है? किसको बनाता है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। ये इसका एक उत्कृष्ट गुण है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के लिए निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। ये कथन दिया गया है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? एल.डी. व्हाइट द्वारा, अलेक्जेंडर पोप द्वारा, बी. डानहम द्वारा, एडमंड बर्क द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बी. डानहम के द्वारा ये बात कही गई थी और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न 2 बार पूछा भी जा चुका है। बी. डानहम ने अपनी पुस्तक दी थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, में कहा है कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बी. डानहम के द्वारा। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 9 माह के लिए। तो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 माह के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमारे ये 10 प्रश्न हो गए, व्याख्यात्मक हल थे इसके। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।